Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 2, I/O and Interfaces, for section Chat Models versus LLMs, Interface Differences and Configuration. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: अगर हमें कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री पास करनी है तो LLM और चैट मॉडल की इनपुट इंटरफेस में क्या मेन अंतर है? आंसर: LLM इंटरफेस सिर्फ एक सिंपल स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट इनपुट लेता है और मॉडल से प्रिडिक्शन के तौर पर एक स्ट्रिंग आउटपुट देता है। लेकिन चैट मॉडल बैकएंड पर अलग-अलग रोल्स को अच्छे से समझते हैं, जैसे सिस्टम, यूजर और असिस्टेंट। जब आप चैट ओपनएआई जैसे चैट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक सिंगल स्ट्रिंग के बजाय मैसेज ऑब्जेक्ट्स की एक पूरी लिस्ट पास करनी होती है। सैंपल कोड में ध्यान से देखिए, गलत तरीके में हम सिर्फ एक प्लेन स्ट्रिंग में सब कुछ हार्ड कोड करके भेज रहे हैं, जिससे मॉडल कॉन्टेक्स्ट और रोल्स को सही से अलग नहीं कर पाता। सही तरीके में हमने लैंगचेन के सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज ऑब्जेक्ट्स का इंपोर्ट और इस्तेमाल किया है। सिस्टम मैसेज मॉडल का बिहेवियर और इंस्ट्रक्शन सेट करता है और ह्यूमन मैसेज यूजर का इनपुट होता है। इससे मॉडल को बिल्कुल साफ पता चलता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन बेस्ड सिस्टम का है और कौन सा असली यूजर का। जब हम इन्वोक मेथड कॉल करते हैं तो मॉडल एआई मैसेज ऑब्जेक्ट के रूप में अपना रिस्पॉन्स देता है। मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन और हिस्ट्री को सही से मैनेज करने के लिए हमेशा मैसेज ऑब्जेक्ट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन: हमें एक फिक्स्ड जेसन आउटपुट चाहिए और एक क्रिएटिव पोएम। चैट मॉडल में टेम्परेचर और मैक्स टोकन्स को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? चैट मॉडल या LLM को इनिशियलाइज करते समय हम कुछ जरूरी पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं, जो उसके जनरेशन बिहेवियर को पूरी तरह बदल देते हैं। इनमें सबसे अहम है टेम्परेचर और मैक्स टोकन्स। टेम्परेचर आउटपुट की रैंडमनेस को कंट्रोल करता है। सैंपल कोड में जब हमें जेसन या कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए होता है, तो हम टेम्परेचर को बहुत कम या जीरो सेट करते हैं। जीरो टेम्परेचर का मतलब है कि मॉडल सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल और एक्यूरेट टोकन ही चुनेगा, जिससे जेसन फॉर्मेट के टूटने का रिस्क खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हमें कोई पोएम या क्रिएटिव कहानी लिखवानी होती है, तो हम टेम्परेचर को ज्यादा, जैसे 0.9 रखते हैं, ताकि मॉडल नए और अनएक्सपेक्टेड शब्द चुन सके। इसके साथ ही मैक्स टोकन्स पैरामीटर आउटपुट की साइज को लिमिट करने के काम आता है। अगर इसे सेट ना करें तो मॉडल बहुत लंबा आउटपुट दे सकता है या फिर बीच में ही कट सकता है। इन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को मॉडल इंस्टेंस बनाते समय ही पास करना सबसे सही तरीका होता है, ताकि पूरी चेन में वही सेटिंग काम करे। क्वेश्चन: कई इनपुट्स को एक साथ प्रोसेस करने और आउटपुट को रियल टाइम में टोकन बाय टोकन स्ट्रीम करने के लिए कौन से मेथड्स बेस्ट हैं? आंसर: लैंगचेन के सभी मॉडल्स एक कॉमन रनेबल इंटरफेस फॉलो करते हैं, जो हमें अलग-अलग सिचुएशन के लिए बेहतरीन मेथड्स प्रोवाइड करता है। अगर आप एक लूप लगाकर इन्वोक मेथड को बार-बार कॉल करेंगे तो वो बहुत स्लो होगा। इसके बजाय कई इनपुट्स को एक साथ प्रोसेस करने के लिए हम बैच मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बैच मेथड एक लिस्ट को इनपुट के रूप में लेता है और बैकएंड पर उन्हें एफिशिएंटली एक साथ प्रोसेस करके रिस्पॉन्स की लिस्ट वापस देता है। ये परफॉर्मेंस को बहुत फास्ट कर देता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि यूजर को पूरा रिस्पॉन्स एक साथ दिखने के बजाय टाइप होता हुआ दिखे, तो हम स्ट्रीम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम मेथड एक इटरेटर रिटर्न करता है, जो हमें आउटपुट के जनरेट होते ही तुरंत टोकन चंक्स दे देता है। हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके हर एक चंक का कंटेंट निकालकर उसे तुरंत प्रिंट या यूआई पर भेज सकते हैं। इससे रियल टाइम इंटरैक्शन का फील आता है। ये दोनों मेथड्स LLM और चैट मॉडल दोनों में सेम तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन: चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को चैट मॉडल से कनेक्ट करके सीधे स्ट्रिंग आउटपुट पाने के लिए LCEL इंटरफेस का इस्तेमाल कैसे करें? आंसर: लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में LCEL कहते हैं, हमें मॉडल्स और इंटरफेसेस को जोड़ने का एक डेक्लरेटिव और बहुत ही साफ तरीका देती है। जब हम चैट मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो AI मैसेज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर हमें सीधे एक प्लेन स्ट्रिंग चाहिए तो हमें आउटपुट पार्सर का इस्तेमाल करना होता है। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि पुरानी तरीके में हमें हर एक स्टेप को अलग-अलग इन्वोक करना पड़ता था, जो कोड को बड़ा और मेसी बना देता था। सही तरीके में हमने पाइप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट, मॉडल और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को एक साथ जोड़कर एक चेन बना दी है। ये पाइप ऑपरेटर ये पक्का करता है कि प्रॉम्प्ट का आउटपुट सीधा चैट मॉडल की इनपुट में जाए और मॉडल का AI मैसेज आउटपुट सीधा पार्सर के पास जाए। पार्सर उस मैसेज ऑब्जेक्ट में से सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट निकालकर हमें एक स्ट्रिंग दे देता है। ये अप्रोच कोड को रीडेबल बनाती है और आप इस पूरी चेन को एक सिंगल रनेबल ऑब्जेक्ट की तरह इन्वोक, बैच या स्ट्रीम कर सकते हैं।
Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 2 I/O and Interfaces for section Document Loaders, Ingesting PDF, Web, and Database Content. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: मेरे पास एक बहुत बड़ी 500 पेज की PDF फाइल है। एक साथ लोड करने पर मेमोरी क्रैश हो रही है। इसे कैसे हैंडल करेंगे? आंसर: जब हम बहुत बड़ी फाइल्स के साथ काम करते हैं तो लोड मेथड का इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में मेमोरी में डाल देता है, जिससे मेमोरी क्रैश हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेजी लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। लैंगचेन में पाई पीडीएफ लोडर हमें लेजी लोड नाम का एक बेहतरीन फीचर देता है। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि गलत तरीके में हमने सीधा लोड फंक्शन कॉल किया है, जो पूरी फाइल को एक लिस्ट में रख देता है। वहीं सही तरीके में हमने लेजी लोड फंक्शन का उपयोग किया है। ये एक जनरेटर देता है जो एक बार में सिर्फ एक पेज या डॉक्यूमेंट का चंक मेमोरी में लाता है। जब आप फॉर लूप चलाते हैं तो ये मेमोरी को बिना भरे डेटा प्रोसेस करता है। इससे आप हजारों पेजों की पीडीएफ भी आसानी से बिना क्रैश के पढ़ सकते हैं। ये तरीका लार्ज स्केल डेटा इंजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा पाई पीडीएफ लोडर हर पेज के साथ उसका मेटा डेटा भी अपने आप एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे कि पेज नंबर और सोर्स फाइल का नाम। ये मेटा डेटा बाद में रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन में बहुत काम आता है, क्योंकि आप यूजर को बता सकते हैं कि जानकारी किस पेज से आई है। तो हमेशा याद रखें, प्रोडक्शन में बड़ी फाइल्स के लिए लेजी लोडिंग की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन: एक लाइव वेबसाइट से डेटा इंजेस्ट करना है, लेकिन सर्वर रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रहा है। लैंगचेन में इसे कैसे बाईपास करेंगे? आंसर: कई बार जब हम वेब पेजों से डेटा स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर बॉट या स्क्रैपर समझकर हमारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देते हैं और हमें एरर मिलता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अपनी रिक्वेस्ट में सही हेडर्स पास करने होते हैं, ताकि सर्वर को लगे कि रिक्वेस्ट किसी असली ब्राउजर से आ रही है। लैंगचेन का वेब बेस लोडर इसके लिए बहुत उपयोगी है। सैंपल कोड की गलत तरीके में हमने बिना किसी हेडर की सीधा यूआरएल पास किया है, जो कई बार सिक्योरिटी या एंटीबॉट सिस्टम द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। सही तरीके में हमने रिक्वेस्ट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई है, जिसमें यूजर एजेंट डिफाइन किया गया है। ये यूजर एजेंट सर्वर को बताता है कि हम मोजिला या क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने इन हेडर्स को पैरामीटर के जरिए लोडर में पास कर दिया। इस तरह लोडर बिना किसी रुकावट की वेबसाइट का पूरा HTML कंटेंट फेच कर लेता है। इसके बाद आप इस डेटा को पार्स करके अपनी वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ये वेब स्क्रैपिंग के लिए एक बहुत ही सॉलिड और रिलायबल अप्रोच है और आपको ब्लॉक होने से बचाता है। क्वेश्चन: एक CSV फाइल में बहुत सारे कॉलम हैं, लेकिन मुझे सिर्फ कस्टमर रिव्यू कॉलम को ही मुख्य डॉक्यूमेंट कंटेंट बनाना है। आंसर: जब हम CSV फाइल्स को प्रोसेस करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से CSV लोडर हर एक रो के सारे कॉलम्स को मिलाकर एक पूरा स्ट्रिंग बना देता है और उसे डॉक्यूमेंट के पेज कंटेंट में डाल देता है। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हमें सिर्फ किसी एक खास कॉलम के डेटा पर फोकस करना होता है, जैसे कि यहाँ कस्टमर रिव्यू कॉलम। इसको सही तरीके से हैंडल करने के लिए हम लोडर को इनिशियलाइज करते समय सोर्स कॉलम पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि गलत अप्रोच में हमने सीधा फाइल पाथ दे दिया, जिससे सारा डेटा मिक्स हो गया। सही अप्रोच में हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि सिर्फ कस्टमर रिव्यू कॉलम को ही मेन सोर्स माना जाए। इससे लैंगचेन हर डॉक्यूमेंट को जनरेट करते समय इसी कॉलम के डेटा को मुख्य कंटेंट बनाएगा। साथ ही बाकी के सारे कॉलम्स उस डॉक्यूमेंट की मेटा डेटा में अपने आप सेव हो जाते हैं। ये तरीका डेटा इंजेशन को बहुत क्लीन बनाता है और बाद में जब हम सिमेंटिक सर्च करते हैं तो हमारा मॉडल फालतू डेटा से कंफ्यूज नहीं होता है और एकदम सटीक रिजल्ट देता है। ये डेटा क्लीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन: मेरे पास एक फोल्डर में PDF, वर्ड और टेक्स्ट फाइल्स का मिक्स डेटा है। क्या हर फाइल टाइप के लिए अलग लोडर लिखना होगा? आंसर: अगर आप हर एक फाइल टाइप के लिए अलग अलग लोडर लिखेंगे और लूप चलाएंगे तो आपका कोड बहुत लंबा और मैनेज करने में मुश्किल हो जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए लैंगचेन हमें डायरेक्टरी लोडर नाम का एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है, जो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। कोड में आप देख सकते हैं कि सही अप्रोच में हमने सिर्फ फोल्डर का पाथ दिया है और ग्लोब पैटर्न का इस्तेमाल करके ये डिफाइन किया है कि हमें PDF, डॉक्स और टेक्स्ट फाइल्स को रीड करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैकग्राउंड में अनस्ट्रक्चर्ड लोडर का इस्तेमाल करता है, जो अपने आप फाइल का टाइप पहचान कर उसे सही तरीके से पार्स कर लेता है। इसके अलावा हमने मल्टी थ्रेडिंग को भी इनेबल किया है, जिससे अगर फोल्डर में सैकड़ों फाइल्स हों तो वे एक साथ पैरेलल में प्रोसेस हो जाएंगी। इससे डेटा इंजेशन का समय बहुत कम हो जाता है। ये एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट अप्रोच है, जहां डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है और हमें एक ही पाइपलाइन से सारा डेटा वेक्टर स्टोर में डालना होता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 2
I/O and interfaces. For section text splitters, logic for semantic and character-based chunking. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर हम सिर्फ कैरेक्टर से स्प्लिट करें तो सेंटेंस बीच से कट जाते हैं। इसे कैसे रोकें? आंसर: जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ काम करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट होती है, इसलिए हमें टेक्स्ट को स्प्लिट करना पड़ता है। अगर हम कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ फिक्स्ड साइज पर टेक्स्ट काट देता है, जिससे एक सेंटेंस या पैराग्राफ बीच से कट सकता है और उसका अर्थ खत्म हो जाता है। इसका सही समाधान रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है। ये टूल एक लिस्ट के आधार पर टेक्स्ट को तोड़ता है, जैसे पहले डबल न्यू लाइन, फिर सिंगल न्यू लाइन और फिर स्पेस। इस तरह ये सुनिश्चित करता है कि पैराग्राफ या सेंटेंस एक साथ रहें और सिमेंटिक अर्थ बना रहे। आप इसमें चंक साइज और चंक ओवरलैप भी सेट कर सकते हैं, जिससे अगर कोई जानकारी दो चंक्स के बीच में हो तो ओवरलैप के कारण वो मिस ना हो। गलत कोड में आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्पेस से स्प्लिट किया गया है, जो वाक्यों को बीच से काट सकता है, जबकि सही कोड में रिकर्सिव अप्रोच का इस्तेमाल हुआ है, जो नेचुरल पैराग्राफ बाउंड्री को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन: मुझे पाइथन कोड बेस को एम्बेड करना है, लेकिन नॉर्मल स्प्लिटर से फंक्शन बीच से टूट रहे हैं। क्या सही अप्रोच होगी? आंसर: जब हम पाइथन या कोई अन्य प्रोग्रामिंग भाषा का कोड स्प्लिट करते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट स्प्लिटर काम नहीं आते, क्योंकि वे कोड के लॉजिक या फंक्शन बाउंड्री को नहीं समझते हैं। अगर एक फंक्शन आधा कट जाए तो लैंग्वेज मॉडल उसे समझ नहीं पाएगा। इसके लिए लैंगचेन में लैंग्वेज स्पेसिफिक स्प्लिटर होता है, जो कोड की सिंटैक्स को समझता है। आप रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के साथ language.python का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि क्लास और फंक्शन डेफिनेशन जैसी सिमेंटिक ब्लॉक एक ही चंक में रहें। इसके अलावा कोड में ओवरलैप की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी नॉर्मल टेक्स्ट में होती है, क्योंकि कोड का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफाइंड होता है। सही कोड में हमने फ्रॉम लैंग्वेज मेथड का उपयोग किया है और लैंग्वेज को पाइथन सेट किया है, जिससे ये कोड की मुख्य कीवर्ड्स के आधार पर उसे स्प्लिट करता है। इससे मॉडल को कोड का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, जिससे रिट्रीवल के समय सही कोड ब्लॉक वापस आता है। क्वेश्चन: मेरे पास एक विकिपीडिया पेज का HTML है। मैं चाहता हूं कि चंक्स हेडिंग के हिसाब से बने ताकि टॉपिक मिक्स ना हो। आंसर: HTML या मार्कडाउन डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है और उसमें हेडिंग्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स को दर्शाते हैं। अगर हम रैंडम साइज के हिसाब से स्प्लिट करेंगे तो अलग अलग हेडिंग्स का डेटा एक ही चंक में मिक्स हो सकता है। लैंगचेन में इसके लिए HTML हेडर टेक्स्ट स्प्लिटर या मार्कडाउन हेडर टेक्स्ट स्प्लिटर का उपयोग किया जाता है। ये स्प्लिटर डॉक्यूमेंट की नेचुरल हायरार्की का सम्मान करता है। ये टेक्स्ट को हेडर टैग्स के आधार पर बांटता है और हर चंक के मेटा डेटा में उस हेडर की जानकारी भी जोड़ देता है। इस तरह एक टॉपिक का पूरा सिमेंटिक अर्थ एक ही चंक में सुरक्षित रहता है और रिट्रीवल के समय हमें ज्यादा एक्यूरेट जानकारी मिलती है। कोड में आप देख सकते हैं कि हमने स्पेसिफाई किया है कि कौन से हेडर टैग्स पर स्प्लिट करना है, जैसे H1 या H2। इससे बनने वाली हर चंक में अपनी सेक्शन का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, जो सिमेंटिक सर्च को बहुत पावरफुल बनाता है। क्वेश्चन: कई बार डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स छोटे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। सिमेंटिक रूप से चंकिंग कैसे करें? आंसर: जब डॉक्यूमेंट में कोई क्लियर सेपरेटर या हेडिंग ना हो और आप चाहते हो कि टेक्स्ट को उसके असली अर्थ के आधार पर स्प्लिट किया जाए, तो सिमेंटिक चंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रिकर्सिव स्प्लिटर सिर्फ न्यू लाइन या स्पेस देखता है, लेकिन सिमेंटिक चंकर एम्बेडिंग्स का इस्तेमाल करके वाक्यों के बीच का अर्थ समझता है। ये पहले टेक्स्ट को वाक्यों में तोड़ता है, फिर हर वाक्य का एम्बेडिंग निकालता है। इसके बाद ये आसपास के वाक्यों की सिमेंटिक सिमिलैरिटी मापता है। जहां वाक्यों के बीच का अर्थ बदलता है, यानी सिमिलैरिटी कम होती है, वहां ये एक नया चंक बना देता है। इससे ये पक्का होता है कि एक चंक के अंदर का डेटा एक ही विषय पर हो। ये अप्रोच उन डॉक्यूमेंट्स के लिए बेस्ट है जहां लॉजिकल फ्लो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हालांकि इसमें एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए ज्यादा कंप्यूटेशन और कॉस्ट लगती है। सही कोड में हमने सिमेंटिक चंकर को एम्बेडिंग मॉडल के साथ इनिशियलाइज किया है ताकि ये अर्थ के आधार पर स्प्लिट कर सके। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 2, I/O and Interfaces for section Vector Stores. Deep dive into ChromaDB and FAIS integration. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: Chroma database में in-memory की जगह persistent storage कैसे सेटअप करते हैं? एक रियल सिनेरियो में समझाइए। आंसर: जब हम लैंगचेन या क्रोमा के साथ काम करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्रोमा क्लाइंट एक इन मेमोरी डेटाबेस बनाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम या जुपिटर नोटबुक बंद होगा, सारा डेटा और एम्बेडिंग्स डिलीट हो जाएंगे।
प्रोडक्शन या रियल सिनेरियो में हमें हर बार नए सिरे से एम्बेडिंग नहीं बनानी होती, क्योंकि ये बहुत महंगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एपीआई कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ा देता है। इसलिए हम पर्सिस्टेंट क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डेटा हार्ड ड्राइव पर सेव हो सके। सही कोड में आप देख सकते हैं कि हमने पर्सिस्टेंट क्लाइंट को एक पाथ दिया है। ये आपके लोकल डिस्क पर एक फोल्डर बना देगा और सारा डेटा वहां सेव करेगा। अगली बार जब आप सेम पाथ के साथ क्लाइंट बनाएंगे तो आपको पुराना डेटा वापस मिल जाएगा और आप सीधा सिमिलैरिटी सर्च कर पाएंगे। गलत कोड में सिर्फ क्लाइंट का इस्तेमाल हुआ है, जो कि टेम्पररी है। जब आप अपना आरईजी पाइपलाइन बनाते हैं तो इस पर्सिस्टेंट क्लाइंट का उपयोग करके कलेक्शन बनाएं और उसमें चंक्स को ऐड करें। ये अप्रोच आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफी बढ़ा देता है और बार बार डेटा प्रोसेस करने की जरूरत को खत्म कर देता है। क्वेश्चन: फेस डेटाबेस में लाखों चंक्स सर्च करते वक्त स्पीड बहुत स्लो है। इसे फास्ट करने के लिए क्या अप्रोच लेंगे? आंसर: जब आपके पास लाखों या करोड़ों एम्बेडिंग्स होते हैं तो एग्जैक्ट सर्च बहुत स्लो हो जाता है। फेस, जो कि मेटा द्वारा बनाया गया है, डिफॉल्ट रूप से कई बार ब्रूट फोर्स या एग्जैक्ट सर्च इस्तेमाल करता है, जैसे इंडेक्स फ्लैट L2। ये हर एक वेक्टर को क्वेरी के साथ कंपेयर करता है, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम HNSW इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम है। सही कोड में हमने इंडेक्स HNSW फ्लैट का उपयोग किया है, जहां 128 डायमेंशन है और 32 कनेक्शंस पर नोड सेट किया है। ये डेटा को एक ग्राफ स्ट्रक्चर में स्टोर करता है और सर्च टाइम को काफी कम कर देता है। हालांकि ये 100% एग्जैक्ट रिजल्ट की गारंटी नहीं देता, लेकिन इसका ओवरलैप या एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होती है और ये लाखों वेक्टर्स के लिए बहुत फास्ट काम करता है। आपको प्रोडक्शन में हमेशा अप्रॉक्सीमेट सर्च ही कंसिडर करना चाहिए, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी बनी रही और यूजर को बिना किसी देरी के रिस्पॉन्स मिल सके। क्वेश्चन: वेक्टर सर्च में सारे रिजल्ट्स एक जैसे आ रहे हैं, सिमिलैरिटी के साथ डाइवर्सिटी कैसे लाएंगे? आंसर: जब हम नॉर्मल सिमिलैरिटी सर्च का उपयोग करते हैं तो वेक्टर डेटाबेस अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करता है जो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होते हैं। इससे जनरेटेड आंसर में एक ही बात बार बार रिपीट हो सकती है और कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैक्सिमल मार्जिनल रेलेवेंस सर्च का उपयोग करते हैं। कोड में आप देख सकते हैं कि हमने मैक्स मार्जिनल रेलेवेंस सर्च फंक्शन का उपयोग किया है। यहाँ फेच के पैरामीटर का मतलब है कि डेटाबेस पहली 10 सबसे रेलेवेंट चंक्स निकालेगा। फिर लैम्डा मल्टीप्लायर पैरामीटर ये तय करता है कि हमें डाइवर्सिटी और सिमिलैरिटी के बीच कितना बैलेंस रखना है। 0 का मतलब फुल डाइवर्सिटी और 1 का मतलब फुल सिमिलैरिटी होता है। ये एल्गोरिदम ये चेक करता है कि जो नया डॉक्यूमेंट चुना जा रहा है वो पहले से चुने गए डॉक्यूमेंट से कितना अलग है। इससे आपकी आरईजी सिस्टम को ज्यादा वैरायटी वाला कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ये अप्रोच तब बहुत काम आती है जब आपको एक ही टॉपिक के अलग अलग पहलुओं को कवर करना हो और मॉडल को एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जनरेट करने के लिए ज्यादा अच्छी जानकारी देनी हो। क्वेश्चन: छोटे चंक्स सर्च में अच्छे हैं पर कॉन्टेक्स्ट मिस कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को क्रोमा के साथ कैसे सुलझाएं? आंसर: जब हम बड़े डॉक्यूमेंट्स को बहुत छोटे चंक्स में तोड़ते हैं तो उनकी एम्बेडिंग बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, जिससे सर्च एक्यूरेसी तो बढ़ती है, लेकिन मॉडल को जवाब देने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल पाता। अगर चंक्स बड़े रखें तो सर्च की क्वालिटी गिर जाती है, क्योंकि एम्बेडिंग में बहुत सारा नॉइज आ जाता है। इस ट्रेड ऑफ को सुलझाने के लिए हम पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवर का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे और बड़े दोनों चंक्स के फायदे देता है। साइड कोड में आप देख सकते हैं कि हमने एक इन मेमोरी स्टोर बनाया है जो बड़ी पेरेंट चंक्स को स्टोर करता है, जबकि क्रोमा कलेक्शन, जो कि एक वेक्टर स्टोर है, वो छोटे चाइल्ड चंक्स और उनकी एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है। जब कोई यूजर सवाल पूछता है तो सर्च छोटी चंक्स पर होता है, जिससे बहुत सटीक मैच मिलता है। लेकिन जब चंक मिल जाता है तो रिट्रीवर उस छोटे चंक को रिटर्न करने के बजाय उससे जुड़े बड़ी पेरेंट डॉक्यूमेंट को डॉक स्टोर से निकालकर रिटर्न करता है। इससे आपके LLM को बहुत ही सटीक सर्च के साथ साथ एक बहुत ही रिच और बड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, जिससे जवाब की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है और कोई भी जरूरी जानकारी मिस नहीं होती। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 2, I/O and Interfaces, for section Retrievers, Beyond Similarity Search, MMR and Multi-Query. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: अगर सिमिलैरिटी सर्च में सारे रिजल्ट्स एक जैसे ही आ रहे हैं तो डाइवर्सिटी कैसे लाएंगे? आंसर: जब हम किसी डेटाबेस में नॉर्मल सिमिलैरिटी सर्च करते हैं तो वो सिर्फ यूजर की क्वेरी से सबसे ज्यादा मिलते जुलते रिजल्ट्स उठा लाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कई बार सारे रिजल्ट्स एक ही बात बोल रहे होते हैं, जिससे हमारे LLM को कोई नया कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता और वो एक ही चीज रिपीट करने लगता है।
इसे सॉल्व करने के लिए हम मैक्सिमल मार्जिनल रेलेवेंस का यूज करते हैं। ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है? सबसे पहले ये डेटाबेस से बहुत सारे रिजल्ट्स निकालता है। फिर उनमें से एक एक करके वो डॉक्यूमेंट्स चुनता है जो क्वेरी से रेलेवेंट भी हों और जो पहले चुने गए डॉक्यूमेंट से बिल्कुल अलग हों। मतलब ये रेलेवेंस और डाइवर्सिटी दोनों को बैलेंस करता है। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि गलत अप्रोच में हम सिर्फ सिमिलैरिटी सर्च कर रहे हैं, जिससे रिडंडेंट डेटा आता है। सही वर्जन में हमने रिट्रीवर बनाते वक्त सर्च टाइप को अपडेट किया है। कोड में जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इससे हमारा ओवरऑल आउटपुट बहुत रिच और इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, क्योंकि मॉडल को अलग अलग एंगल से जानकारी मिलती है। इससे रिडंडेंसी भी कम होती है और टोकन्स की भी बचत होती है। क्वेश्चन: यूजर की क्वेरी अगर बहुत छोटी या अजीब हो, जिससे वेक्टर सर्च फेल हो जाए, तो क्या अप्रोच लगाएंगे? आंसर: अक्सर ऐसा होता है कि यूजर बहुत ही छोटे, अधूरे या अजीब तरीके से सवाल पूछता है। ऐसे केस में अगर हम सीधा उस सवाल को वेक्टर डेटाबेस में डालेंगे, तो हो सकता है कि हमें कोई भी सही डॉक्यूमेंट ना मिले, क्योंकि एम्बेडिंग मॉडल सिर्फ उस अधूरे सवाल का मीनिंग खोज रहा होता है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मल्टी क्वेरी रिट्रीवर का यूज किया जाता है। ये पीछे एक एलएलएम का इस्तेमाल करता है और यूजर के ओरिजिनल सवाल को पढ़कर उसे 5 अलग अलग बेहतर और डिटेल वाले सवालों में बदल देता है। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि गलत तरीके में हम उसी खराब क्वेरी पर रिलाई कर रहे हैं, जबकि सही तरीके में हमने मल्टी क्वेरी रिट्रीवर को इनिशियलाइज किया है और उसे अपना एलएलएम पास किया है। अब ये रिट्रीवर हर एक नई बनी हुए सवाल के लिए डेटाबेस से सर्च करेगा। इससे होगा ये कि अगर एक सवाल से सही कीवर्ड मैच नहीं हुआ, तो दूसरी या तीसरी सवाल से वो मैच हो जाएगा। आखिर में ये सारी निकाली हुए डॉक्यूमेंट्स का एक यूनिक सेट बनाकर देता है, जिससे डुप्लीकेट्स हट जाती हैं। ये अप्रोच तब बहुत पावरफुल है जब यूजर की इंटेंट और डॉक्यूमेंट्स की भाषा में बहुत फर्क हो। क्वेश्चन: एमएमआर में फेच के और लैम्डा मल्टीप्लायर पैरामीटर्स का क्या रोल है और इन्हें कैसे सेट करेंगे? आंसर: मैक्सिमल मार्जिनल रेलेवेंस में 2 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिन्हें अच्छे से समझना और ट्यून करना बहुत जरूरी है। पहला है फेच के, जो ये तय करता है कि बैकग्राउंड में डेटाबेस से शुरुआत में कितने डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएंगे। मान लीजिए हमें फाइनल आउटपुट में सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम फेच के को 50 रख सकते हैं। इससे एमएमआर के पास फिल्टर करने के लिए एक बड़ा पूल आ जाता है। दूसरा और सबसे जरूरी पैरामीटर है लैम्डा मल्टीप्लायर, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होती है। ये वैल्यू डाइवर्सिटी और रेलेवेंस के बीच का बैलेंस तय करती है। अगर हम इसे 1 सेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ रेलेवेंस चाहिए, यानी ये नॉर्मल सर्च बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसे 0 की तरफ ले जाते हैं, तो ये मैक्सिमम डाइवर्सिटी फोकस करेगा। सैंपल कोड में हमने इसे बहुत कम रखा है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि हर डॉक्यूमेंट दूसरे से अलग हो। जब भी आप ऐसा सिस्टम बनाएं जहां यूजर को किसी टॉपिक पर अलग अलग व्यूज चाहिए हों, वहां आपको इन पैरामीटर्स को अपनी डेटा के हिसाब से फाइन ट्यून करना होगा, ताकि मॉडल एकदम सटीक जवाब दे सके। क्वेश्चन: मल्टी क्वेरी रिट्रीवर में अगर हमें अपने हिसाब से कस्टम प्रॉम्प्ट देना हो, तो वो कैसे करेंगी? आंसर: डिफॉल्ट रूप से मल्टी क्वेरी रिट्रीवर अपने बने बनाए प्रॉम्प्ट का यूज करके क्वेरीज जनरेट करता है, लेकिन प्रोडक्शन में हमें अक्सर डोमेन स्पेसिफिक सवाल बनवाने होते हैं। मान लीजिए आपका डेटाबेस मेडिकल फील्ड का है, तो आप चाहेंगे कि नए सवाल भी मेडिकल टर्म्स का ध्यान रखकर बनाए जाएं। इसके लिए हम अपना खुद का एक कस्टम चैट प्रॉम्प्ट बना सकते हैं और उसे एक चेन के रूप में रिट्रीवर को पास कर सकते हैं। सैंपल कोड में हमने यही किया है। सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया है, जो एलएलएम को सख्त इंस्ट्रक्शन देता है कि वो दिए गए सवाल की 3 एकदम अलग वर्जन्स बनाए। इसके बाद हमने उस प्रॉम्प्ट को एलएलएम और एक कस्टम आउटपुट पार्सर के साथ जोड़कर एक चेन बनाई है। पार्सर का काम है एलएलएम के टेक्स्ट आउटपुट को एक लिस्ट में बदलना, ताकि रिट्रीवर उसे आसानी से प्रोसेस कर सके। फिर हमने इस पूरी चेन को मल्टी क्वेरी रिट्रीवर में पास कर दिया है। ये अप्रोच सिस्टम को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है, क्योंकि अब आप एलएलएम को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो किन बातों का ध्यान रखते हुए ऑल्टरनेटिव क्वेरीज बनाए, जिससे आपका सर्च और भी ज्यादा शार्प हो जाता है।